अब जैसा कि कलाम जी ने 1 घंटा मांगा था कि मुझे 1 घंटा दीजिए, तो शाम हो गई थी उस वक्त। फिर उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी और शाम को फिर वहाँ पे उस वक्त के एनडीए के संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस और जो रक्षा मंत्री थे, और वहाँ पे अ, और भी सांसद थे जैसे कि प्रमोद महाजन जी, और आंध्र प्रदेश के चंद्रशेखर नायडू, और यूपी की मायावती। इन लोगों ने मिल के सबने एक सम्मति बनाई और फिर एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम नॉमिनेट कर दिया राष्ट्रपति पद के लिए। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद की अगर मैं आपको बात बताऊं तो अब राष्ट्रपति जी दिल्ली पहुंचे। एपीजे अब्दुल कलाम जी दिल्ली गए तो उन्हें रिसीव करने के लिए सुरक्षा मंत्री फर्नांडिस आए, जो उस टाइम पर जॉर्ज फर्नांडिस सुरक्षा मंत्री थे। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद का वाक्य मैं आपको बताता हूँ। कलाम जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने एशियाड विलेज के एक गेस्ट हाउस में रुकना पसंद किया। उन्होंने किसी चीज की डिमांड नहीं करी कि मुझे ये दीजिए वो दीजिए करके। और इस तरीके से फिर 18 जून 2002 को कलाम जी ने अपना राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन का जो पर्चा होता है वो भरा बीजेपी की सारी मंत्रिमंडल के समक्ष। और वहां पे फिर वाजपेयी जी ने उनसे एक चुटकी लेते हुए एक मजाकिया तौर पे एक बात कही कि कलाम जी, मैं भी कुंवारा हूँ और आप भी कुंवारे हैं, हम दोनों ही कुंवारे हैं। तो यहाँ पे कलाम जी ने उन्हें भी एक हंसने वाले मूड में उनको उत्तर दिया। कलाम जी ने कहा कि वाजपेयी जी, मैं कुंवारा ही नहीं बाल ब्रह्मचारी भी हूँ। तो इस तरीके से ये यहाँ की मीटिंग और यहाँ की वार्ता भी खत्म हुई। फिर इसके बाद में ऐसा हुआ कि अ, अब नामांकन हो गया राष्ट्रपति जी को, राष्ट्रपति पद के लिए एपीजे अब्दुल कलाम जी को चुन लिए। तो अब बस सबसे बड़ी समस्या जो थी एपीजे अब्दुल कलाम के सामने वो ये थी कि वो पहनेंगे क्या, क्योंकि उनका जीवन सादा था, सिंपल था। वो खास करके फॉर्मल कपड़े ही पहनना पसंद करते थे, स्पोर्ट के शूज पहनना पसंद करते थे। लेकिन अब वो राष्ट्रपति बन गए थे तो उन्हें ये सब चेंज करना था, और वो कतई पसंद नहीं करते थे इस तरह दूसरे कपड़े इनके अलावा पहनना। तो वहां पे एक दिन जो राष्ट्रपति भवन का एक दर्जी था, जो कि सूट सिलाई के ही काम देखता था वहां पे, जितने भी राष्ट्रपति आते थे और जो भी राष्ट्रपति आए उनके सारे कपड़े वही सिलता था। तो एक दिन आके उन्होंने भी कलाम जी का नाप ले लिया और वो नाप लेके चले गए उनके कपड़े के लिए। अब हुआ क्या इसके बाद में, इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे कलाम के एक जीवनीकार और सहयोगी अरुण तिवारी थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखे हैं कि उनकी किताब का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम अ लाइफ करके उन्होंने एक किताब निकाला। तो उन्होंने उसमें बताया है कि कुछ दिनों के बाद में वो दर्जी राष्ट्रपति भवन आया और वो 4 सूट लेके आया। तो 4 सूट उन्होंने कलाम जी को दिए और पहनने के लिए बोला। तो कलाम जी को बड़ा ही अनकंफर्टेबल लगा, वो उसमें पहन के ही परेशान हो गए। उन्होंने जब पहना तो उन्होंने कहा, ये इन कपड़ों में तो मैं सांस ही नहीं ले सकता, मेरे को सांस लेते ही नहीं बन रहा है, क्योंकि वो सिंपल जीवन जीते थे। तो ये देख के दर्जी साहब काफी परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। तो कलाम जी ने ही अपने तरफ से, अब कलाम जी बहुत ही बुद्धिमानी व्यक्ति थे, तो उन्होंने ही अपने मुंह से ही ये बोल दिया कि क्यों ना कि यहाँ से वो गोल गले के सूट थे, ऐसे करके गोल गले के सूट उन लोगों के लिए बनाए थे। तो कलाम जी ने ही उनको आइडिया दे कि आप क्यों ना यहाँ से इसको कट कर दिया जाए यहाँ से, ताकि मुझे थोड़ा ढीला हो जाए और थोड़ा कंफर्टेबल लगे इस तरीके से। तो दर्जी परेशान हो गया क्या किया जाए क्या नहीं। तो फिर उसने ध्यान दिया कि इसका 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 सॉल्यूशन तो कलाम जी ने ही बोल दिया। तो उन लोगों ने वहां से फिर उस सूट को कट कर दिए। तो इस तरीके से सॉल्यूशन भी कलाम जी ने ही दे दिया जो समस्या थी सूट की। तो उस वक्त से फिर उन सूटों को कलाम सूट नाम दे दिया गया। वो कलाम सूट के नाम से ही जाने जाते हैं जो उस वक्त से जो उस तरीके के सूट आते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे इनके साथ में वाक्यात हुए, और वो बहुत ही लापरवाही से कपड़े लगते पहनते थे। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद में उनका ये सारा चेंज हो गया। वो कभी टाई लगाना पसंद नहीं करते थे। अब इसमें तिवारी जी कहते हैं कि मैंने कई बार उन्हें अपनी टाई से चश्मा साफ करते हुए देखा, और मैंने उन्हें बोला भी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बड़े ही मतलब सिंपल तरीके से इस बात का भी जवाब दे देते थे। वो कहते थे कि टाई एक ऐसा वस्त्र है जिसका कोई भी उपयोग नहीं है, ये फालतू का वस्त्र है।
कम से कम मैं अपना चश्मा तो साफ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से बड़े ही सरल और सिंपल स्वभाव से कलाम जी अपना जीवन काटते थे। और इसके बाद में भी और कई सारे वाक्यात हुए, वो इनको मैं बताऊंगा। अब इसमें राष्ट्रपति बनने अगर हम देखें तो आज के जो हमारे नेता लोग होते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उनके पास वक्त ही नहीं रहता है कि अरे हम तो बहुत बड़े हो गए। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भी कलाम जी अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल लेते थे अपने पर्सनल लाइफ पे। तो इन्हीं से पता चलता है कि उनके उनके अब मैं बताऊं आपको, तो उनके जो प्रेस का काम देखते थे, उन्होंने कहा कि उन्हें रुद्र बीना बजाने का बड़ा शौक था। वो रुद्र बीना बजाने में काफी रुचि रखते थे, थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल लेते थे। और इनमें इसके बारे में एक और रोचक तथ्य है जो कि एहसन खान ने बताया है। उन्होंने अपने लेख में भी लिखा है कि कलाम जी को वॉकिंग का बहुत शौक था, वो वॉक करना बहुत पसंद करते थे। वो एक बार मतलब सुबह 10 बजे वॉक करना पसंद करते थे, या तो फिर 4 बजे। और इसी तरीके से वो अपने खान पान में भी बड़े ही टाइमिंग वाले थे। जैसे कि उनको नाश्ता होता था तो वो 10:30 बजे नाश्ता करते थे। फिर उनका लंच की बात करें तो लंच वो करीब 4 बजे के आसपास लंच करते थे। काफी लेट लतीफ होता था। और उसके बाद में अगर हम डिनर की बात करें तो वो डिनर 12 बजे रात के बाद करते थे। तो इस तरीके की दिनचर्या थी कलाम जी की। इसके बाद में कलाम जी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, हर रोज सुबह की नमाज पढ़ते थे। अब इसी में खान साहब ने ये भी बताया कि वो शराब को काफी घृणा करते थे, पसंद नहीं करते थे। और शुद्ध शाकाहारी इंसान थे। वो कुरान के साथ साथ में गीता भी पढ़ते थे, और कुछ लेख भी पढ़ते थे, कुछ तमिल के लेख थे। और जहाँ पे भी कलाम जी जाते थे पूरे भारत में ये निर्देश दे दिए थे कि उन्हें शुद्ध शाकाहारी खाना ही परोसा जाए, उनको कुछ मांसाहार और इस तरीके की चीजें ना दी जाए। तो इस तरीके की छवि थी कलाम जी की हमारे देश में, इस तरीके के व्यक्ति थे। इसके बाद में और कई सारी चीजें हैं उनके जीवन में घटी, अगर मैं आपको एक एक करके बताऊं तो। अब उनके बारे में मैं एक और चीजें बताता हूं, जैसे कि उन्हें हम महामहिम भी बोलते हैं, या फिर हिज एक्सेलेंसी भी बोलते हैं। तो वो सारा पसंद नहीं था उनको, कोई भी कुछ बोले तो उनको उस चीज को पसंद नहीं करते थे। अब उसी समय की एक और आपको बात बताता हूँ उनके जीवन की। तो अब वो राष्ट्रपति बन गए थे, उनके बड़े भाई, उनकी फैमिली भी थी। तो उनके बड़े भाई का पोता उस वक्त दिल्ली में रहता था। तो ये उस वक्त राष्ट्रपति बन गए थे। अब उनके बड़े भाई का पोता, मतलब इनका भी पोता। तो ये राष्ट्रपति बनने के बाद भी इन्होंने अपनी फैमिली को कुछ ये नहीं कहा कि आप सरकारी सुविधा ले लो। वो किराए से रहता था दिल्ली में, ये राष्ट्रपति भवन में रहते थे। तो ये इस तरीके से कलाम जी की जीवन था कि आप अपना जीवन जिए, मैं आपको सरकार की तरफ से कुछ ये नहीं कहूंगा कि मैं राष्ट्रपति हूं तो आप मेरे परिवार के हो तो आप कुछ भी करिए करके। जैसे कि आज के टाइम के पॉलिटिक्स वाले करते हैं, जितना हो सके उतना साफ करो, गवर्नमेंट का क्या फर्क पड़ रहा। लेकिन कलाम जी ऐसे बिल्कुल नहीं थे। तो इस तरीके से क्या है इनके जीवन भी था। अब आगे के और कुछ तथ्य बताऊं मैं, तो ये बात है मई 2006 की। ठीक है, मई 2006 में कलाम जी ने अपने परिवार के 8 लोगों को राष्ट्रपति भवन बुलाया घूमने के लिए, दिल्ली घूमने के लिए। इस वक्त राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम जी। तो उन्होंने हर एक चीज का पैसा अपने जेब से दिया। उनके जो रिश्तेदार आए वहां पे रुके, उसका एक एक खर्चा उन्होंने अपने जेब से दिया। इवन कि उन्होंने एक एक चाय तक का हिसाब लिखवा के रखा कि मैं अपने जेब से दूंगा। तो इस तरीके से उन्होंने उन लोगों को बुलाया, और जो भी रहना था उनका वहां पे रहे, घूमे फिरे। तो जब वो लोग चले गए तो उनकी फैमिली जब वहां से गई, जो घूमने आई थी, तो वो लोग वहां से अजमेर गए, दरगाह शरीफ गए। तो वो लोग वहां से एक बस में गए। तो वो जब वहां से गए तो उसके बाद में कलाम जी ने अपने जेब से
3,52,000 रुपए का बिल राष्ट्रपति भवन को भरा था कि ये जो लोग यहाँ पे ठहरे हैं उसका बिल आप मेरे से लीजिए, मैं इनके लिए सरकार का पैसा खर्च नहीं करूंगा, ये मेरे खर्चे पे आए थे। तो उन्होंने 3,52,000 रुपए का चेक अपने से राष्ट्रपति भवन को दिया। तो इस तरीके की उनकी सादगी थी, इस तरीके के महान व्यक्ति थे वो। इसके बाद में अगर आपको बताऊं तो और भी कई सारे उनके जीवन के मेरे पास ये हैं किस्से हैं। अगर मैं आपको एक एक करके बताऊंगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो गाइज एक और छोटी सी बात बताता हूं मैं। ये बात है दिसंबर 2005 की। इसमें एक छोटा सा किस्सा है, छोटा सा। दिसंबर 2005 में इनके बड़े भाई और उनका पोता और एक पोती, उनकी बेटी थी, पोती नहीं थे, भाई की बेटी और उनका पोता, ये सऊदी अरब गए वहां पे हज की यात्रा करने के लिए। तो वहां पे जैसे ही भारतीय राजदूत को ये पता चला कि राष्ट्रपति जी के भाई और उनके 2 और रिश्तेदार परिवार के सदस्य यहाँ पे हज करने के लिए, यात्रा करने के लिए आए हैं, तो उन्होंने राष्ट्रपति जी को फोन लगाया। तो राष्ट्रपति जी ने बड़े ही सिंपल तरीके से कहा कि हाँ, वो मेरे भाई हैं, मेरे परिवार हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बड़ा भाई जो 90 साल का है और उनका पोता और उनकी बेटी एक सिंपल नागरिक के तरह वहां पे हज करे, आप उनको कोई भी सरकारी सुविधा प्रदान ना करें। तो इस तरीके से उन्होंने वहां पे भी सरकारी सुविधा लेना से मना कर दिए। वो एक सिंपल नॉर्मल मनुष्य के जैसे जीवन काटना चाहते थे, सरकार का कोई खर्चा नहीं करवाना चाहते थे। तो ये तो छोटे छोटे इनके जीवन से जुड़ी चीजें थी जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास जो कि मैं अगले वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा। तो गैस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में इसके बाद की चीजें बताऊंगा। मेरे पास जो है और भी किस्से हैं, जैसे कि एहसन खान साहब ने और भी चीजें बताई है, तो मैं वो अगले वीडियो में शेयर करूंगा। टिल देन बाय बाय, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना करिएगा, भूलेगा नहीं। शेयर करने से क्या है, चीजें दूसरों तक पहुंचती हैं, फालतू चीजें तो बहुत शेयर करते हैं। सो टिल देन बाय बाय।